हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं वो लाइन टू लाइन डिस्कस कर रहा हूं। आप सभी लोग हमारे साथ में राजस्थान के इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश है उनको अपन कंप्लीट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले हमने कक्षा 9 की जो राजस्थान अध्ययन की किताब है उसे कंप्लीट कर दिया है। वो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। अभी हम कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन की किताब पढ़ रहे हैं। इसके बाद कक्षा 11, कक्षा 12, फिर पुरानी और फिर 6, 7, 8 की भी किताबें हम पढ़ने वाले हैं। यानी राजस्थान के जीके को तैयार करने के लिए जो बेसिक किताबें हमें पढ़नी होती है वो सभी किताबें मैं आप लोगों को इसी चैनल पर कंप्लीटली सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट के माध्यम से अवेलेबल करवाने वाला हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आमेर के कछावाह वंश के बारे में, और इससे पहले हम जो है चौहान वंश के बारे में, मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं। आमेर के कछावाह वंश की हम शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज आमेर की ओर बढ़ते हैं और ढूंढाड़ वगैरह जो ये आपके दिमाग में चलता है उन सभी को समझने का प्रयास करते हैं। महाराजा मान सिंह के बारे में पढ़ेंगे, मिर्जा राजा जय सिंह के बारे में पढ़ेंगे, सवाई जय सिंह के बारे में, जयबान तोप के बारे में, बहुत सारी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, तो आमेर का कछावा वंश और इस वंश के जो प्रतापी शासक हुए उनके बारे में, जैसा कि हम हर वंश के बारे में पहले ये जानते हैं कि उस वंश का उत्पत्ति से संबंधित क्या क्या जो है जानकारी हमें मिलती है। तो देखिए, कछावा जो है अपनी उत्पत्ति राम के बड़े पुत्र यानी ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। किससे मानते हैं? कुश से। जो आपने देखा होगा, लव और कुश का नाम सुना है, तो उस कुश से जो है कछावा अपने आप को उसके ही वंशज मानते हैं। वहीं पर सूर्यमल मिश्रण जो है वो कहते हैं कि कुर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से जो कछावा हैं वो कुर्म वंशीय कहलाते हैं। तो जो सूर्यमल मिश्रण जी है वो इन्हें कुर्म मानते हैं। क्या? कुर्म। एक कुर्म नाम के रघुवंशी जो है शासक हुए हैं, उस कुर्म के ही वंशज होने के कारण कुर्म वंशीय कहलाते हैं। कौन? कछावा। ऐसा कौन कह रहे हैं? सूर्यमल मिश्रण जी। ठीक है। और साधारण भाषा में उन्हें कछावाह कहा जाने लगा, क्योंकि कुर्म वंशीय बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो बोले कछावा हो गया। ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछावाहों को जो है मीणाओं और बड़ गुजरों से संघर्ष करना पड़ा था। ठीक है। किनसे संघर्ष करना पड़ा? तो मीणा और बड़ गुर्जर जो है इनसे संघर्ष करना पड़ा था कछावाहों को अपना राज्य स्थापित करने के लिए। इनकी प्रथम राजधानी दौसा रही है। तो कछावा वंश की जो प्रथम राजधानी है वो दौसा रही है। क्लियर? कछावा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। किसके सामंत थे? चौहानों के। जिन चौहान वंश के बारे में अपन पीछे पढ़कर आए हैं, शाकंभरी के चौहान, फिर आपके रणथंभौर के चौहान, आपके जालोर के चौहान, उनके ये वंशज रहे, मतलब सामंत रहे, सॉरी। 1137 ईस्वी में, कब? 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने बड़ गुजरों को परास्त करके ढूंढाड़ में अपनी नए नवीन राज्य की स्थापना करी थी। किसने? दुल्हे राय ने। दुल्हे राय ने ही जमवा रामगढ़ में मीणाओं को परास्त करके उसे अपनी राजधानी बनाया। पहली राजधानी इनकी दौसा थी। उसके बाद में दुल्हे राय ने जो है जमवा रामगढ़ के अंदर मीणाओं को परास्त किया और जमवा रामगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाया। ठीक है। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने, किसने? 1207 में कपिल देव नहीं, कोकिल देव। ठीक है। हाँ, कपिल देव याद कर लो, कपिल देव नहीं है, कोकिल देव। उस कोकिल देव नामक शासक ने आमेर में मीणाओं को परास्त किया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो सबसे पहली राजधानी है दौसा। उसके बाद में दुल्हे राय ने बनाया था जमवा रामगढ़ को राजधानी। उसके बाद में कोकिल देव नामक शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया। तो इस प्रकार से कछावा वंश की जो तीन राजधानियां हैं, दौसा, जमवा रामगढ़ और आमेर, किस किसने बनाई? तो जमवा रामगढ़ को बनाया था दुल्हे राय ने और आमेर को बनाया था कोकिल देव ने। और सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? तो दौसा थी। ठीक है। चलिए
इसके बाद में अब हमारे पास में पहले शासक आते हैं कछावा वंश के, वो आते हैं बारमल। और बारमल जो है इनका कार्यकाल मिलता है 1547 से लेकर 1573 ईस्वी तक। अब आपको देख रहे हैं कि जो आमेर है या जो आसपास का डुंडाल वाला एरिया है उसके ऊपर बड़ गुजर और मीणाओं का अधिकार था, उन्हें जो है वहां से हटा करके जो है कछावा वंश आता है। ये पहले चौहानों के सामंत है, फिर ये वापस फ्री हो रहे हैं। तो अब इनके पास में विपरीत स्थितियां हैं और इन्हीं विपरीत स्थितियों के बीच में बारमल जो है वो क्या बन रहा है, शासक बनता है। तो बारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बनता है और इसने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए इसके पास एक ही सहारा था, एक ही इसके पास में ऑप्शन था, और वो ये था कि जो मुगल सम्राट अकबर है उस मुगल सम्राट अकबर से जो है क्या कर लेवे, अधीनता स्वीकार कर लेवे और उससे जो है किसी न किसी प्रकार से सहायता प्राप्त करे। तो अकबर से सहायता प्राप्त करने के लिए जो बारमल है वो बारमल मुगल की अधीनता स्वीकार करता है और ये मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था। तो पहला राजपूत जिसने मुगल अधीनता स्वीकार करी थी वो था कछावा वंश का बारमल। कौन है, बारमल, ठीक है। और फिर बारमल ने क्या करा कि जब अकबर जो है जनवरी के अंदर, कब, जनवरी के अंदर 1562 में अजमेर की यात्रा पर आया था। जनवरी 1562 में जब अजमेर की यात्रा पर आता है तो अजमेर से लौटते समय सांबर में जो है बारमल ने 1562 ईस्वी में इसकी पुत्री जिसका नाम है हरखाबाई, उस हरखाबाई का विवाह किससे करवाया, अकबर से। यही हरखाबाई जो है फिर आगे जाकर के कालांतर में मरियम उजमानी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से, मरियम उजमानी के नाम से जानी जाती है। कौन, हरखाबाई। ये हरखाबाई किसकी पुत्री है, तो ये बारमल की पुत्री है। और बारमल जो है अपने राज्य को मजबूत करने के लिए, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने राज्य को स्थापित करने के लिए, सहायता प्राप्त करने के लिए मुगल बादशाह अकबर को जो है उसकी अधीनता स्वीकार करता है, साथ ही साथ उससे एक रिश्ता जोड़ता है कि अपनी पुत्री का विवाह करवा देता है। और उससे विवाह होने के बाद में उसका बाद में नाम पड़ जाता है मरियम उजमानी, ठीक है। और इस प्रकार अकबर के साथ में रिश्ता जुड़ जाता है। फिर इसी हरखाबाई और अकबर से जो है जहांगीर, अकबर का जो पुत्र है वो उत्पन्न होता है और हरखाबाई का पुत्र कौन है, जहांगीर है। 1562 ईस्वी में सांबर में ही अपने पुत्र भगवान दास, जो कि बारमल का पुत्र है भगवान दास, और भगवान दास का पुत्र है मान सिंह, जो महाराणा प्रताप के लिए हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ने जाता है। मतलब अकबर की ओर से जो युद्ध लड़ने आता है ना मान सिंह, वो भगवान दास का ही पुत्र होता है। तो बारमल का पुत्र है भगवान दास और भगवान दास का पुत्र है मान सिंह, सहित ये तीनों जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो ये है बारमल। जो बारमल जो है अपने राज्य को स्थापित करने के लिए, अपनी मजबूती को बनाए रखने के लिए अकबर से अधीनता स्वीकार करता है और ये पहला राजपूत शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी, ठीक है। फिर बारमल जो है इसके बाद में इसका पुत्र भगवान दास जो है वो शासक बनेगा। कहां का, तो भाई वही आमेर का, ठीक है। तो ये बनता है 1573 से लेकर 1589 ईस्वी तक। कौन बनता है, बारमल। भगवान दास जो है 1573 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठा। इसने सरनल, क्या, इसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया था। तो जो भगवान दास है वो अपनी वीरता का परिचय कौन से युद्ध में देता है, तो सरनल के युद्ध में अपना परिचय देता है वीरता का, ठीक है। और यह 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार भी रहा। कौन, तो भगवान दास। इसने 1585 ईस्वी में इसकी पुत्री है मानबाई, कौन, मानबाई, उस मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ में करवा दिया, ठीक है। तो बारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ किया। भगवान दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ किया, जहांगीर के साथ में किया। खुसरो जो है, जो कि जहांगीर का पुत्र होता है, वो खुसरो मानबाई व जहांगीर का ही पुत्र कहलाता होता है। मतलब फिर
1589 ईस्वी में लाहौर के अंदर भगवान दास की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार भारमल और भगवान दास दो शासक आमेर के कंप्लीट हुए। ठीक है, हमें धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि जो कछावा वंश है उसका विशेष संबंध मुगलों के साथ किस प्रकार रहा है, या हम जो इतिहास के अंदर पढ़ते हैं लगातार कि मुगलों का हर समय पर जो है साथ दिया तो वो है कछावा वंश, जिसने पूरा तन मन धन से सपोर्ट किया है मुगलों को। ठीक है, तो आप यहां देख रहे हैं कि क्यों संबंध दे रहे, क्योंकि जो भारमल है उसने अपना राज्य ही स्थापित उन्हीं के सपोर्ट से किया था। तो ऑब्वियस ही बात है कि जहां से उन्हें सपोर्ट मिला है उनका तो वो जो है आजीवन ऋणी कहते ही है ना, कि भाई जिसने आपके पूरे वक्त में सपोर्ट किया हो उनका तो सहयोग करता ही है हर कोई। इसीलिए भारमल, भगवान दास, मान सिंह, ये सभी जो राजा है मुगल बादशाहों के प्रति क्या रहेंगे, समर्पित रहते हैं। फिर अब शासक बन जाता है मान सिंह, जो 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक जो है शासक रहता है। मान सिंह केवल 12 वर्ष की आयु में ही, कितनी, 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चला गया था। कितनी वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चला गया। इसने अकबर और जहांगीर दो मुगल सम्राटों की सेवा की। तो ये ध्यान रखें कि मान सिंह ने अकबर और जहांगीर दो मुगल सम्राटों की सेवा की। अभी आगे मैं बताऊंगा एक ऐसा सम्राट भी आएगा आमेर का जो 7 मुगल बादशाहों का जो है कार्यकाल देखता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आजकल जो है डीप में जाकर थोड़ा सा पूछ सकते हैं, तो हमें तैयारी उसी लेवल पर करनी है। तो मान सिंह ने कौन से दो मुगल सम्राटों का जो कार्यकाल देखा, अकबर और जहांगीर। ठीक है, अकबर के रणथंबोर अभियान में, जो कि 1569 ईस्वी में होता है, उस रणथंबोर अभियान में सुरजन हाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मान सिंह ने भूमिका निभाई थी। किसको, तो रणथंबोर अभियान के दौरान सुरजन हाड़ा को जो है मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार करवाने का कार्य किसने करवाया था, महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, मान सिंह ने। फिर गुजरात अभियान के दौरान जो है 1573 ईस्वी में, 1573 में मान सिंह जो है वो महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर के गया था, JMBT। ठीक है, गया था। और फिर जो है 1576 ईस्वी में जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, उस युद्ध में जो है हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, मान सिंह ने ही किया था। इसीलिए जो मान सिंह है आमेर के कछावा वंश के, वो अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे। तो ये ध्यान रखें कि मान सिंह जो है अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित थे। अकबर इसे फर्जंद यानी कि अपने बेटे के सम्मान, यानी अपने बेटे के सम्मान मानता था, बेटा की उपाधि दे रखी थी। किसको, तो मान सिंह को। किसने, अकबर ने। क्या उपाधि दी थी, फर्जंद। ठीक है, और 7,000 का मनसब दिया हुआ था। कितना, 7,000 का मनसब दे रखा था। 1589 ईस्वी में जब वह बिहार का सूबेदार था, कहां का, बिहार का सूबेदार था, तो इसके पिता भगवान दास का जो है क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, मृत्यु हो गई थी। आपको पता ही है कहां पर मृत्यु होती है, लाहौर में। किसकी, भगवान दास की। ठीक है, फिर ये 1589 में आमिर का शासक बन गया। फिर मान सिंह ने जो है 1592 ईस्वी में, कब, 1592 ईस्वी में उड़ीसा को जीत करके, किसको, साउथ का उड़ीसा जो है, उस उड़ीसा को जीत करके पहली बार मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था। किसको, उड़ीसा को। उड़ीसा को जीतने का कार्य किसने किया था, मान सिंह ने किया था। मान सिंह की मृत्यु 1514 ईस्वी में, कब, सॉरी 1614 ईस्वी में हो जाती है। और कहां पर होती है, तो इलिचपुर में जो है मान सिंह की मृत्यु होती है। कहां पर, इलिचपुर के अंदर। मान सिंह जो है वो विद्वानों का भी आश्रयदाता था। इसके समय में जो है मान चरित्र महाराज कोश नामक, कौन सा, मान चरित्र महाराज कोश नामक ग्रंथ रचे गए। इसी के समय पर मुरारी दान जो है उन्होंने मान प्रकाश, और जगतनाथ ने जो है मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना करी। तो ये पूछा जा सकता है कि मान चरित्र महाराज कोश जो है वो ग्रंथ किसके समय रचा गया था, तो मान सिंह के समय। मुरारी दान ने मान प्रकाश कब लिखा, मान सिंह के समय। जगतनाथ ने जो है मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना कब करी, मान सिंह के समय। ठीक है, मान सिंह के समय ही रानी कंकावती ने
अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें कि मान सिंह के समय ही जो है मान सिंह की जो रानी है कंकावती, उस कंकावती ने इसके पुत्र जगत सिंह जो है उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसकी स्मृति में जगत शिरोमणि जो है मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रानी कंकावती ने। रानी कंकावती का जो समय है वो किस समय है? तो मान सिंह के समय। मान सिंह का कार्यकाल कितना है? 1589 से 1614 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए ये सभी याद रखें। इसी प्रकार से आपको जो है ये लाइन टू लाइन याद रहेगी चीजें, तभी काम बनेगा। समझ में आ गई बात? तो राजा मान सिंह यहां पर कंप्लीट हुए। महाराजा मान सिंह के बाद में जो है शासक बनते हैं आमेर के, वो है आपके मिर्जा राजा जय सिंह। कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह। और मिर्जा राजा जय सिंह जो है वो 1521 से लेकर 1600 सॉरी 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक जो है शासक रहते हैं। कब से कब? 1621 से लेकर 1667 तक मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, 11 वर्ष की आयु में 1621 में जय सिंह जो है आमेर का शासक बना। और मान सिंह ने तो दो मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर, मिर्जा राजा जय सिंह ने जो है तीन मुगल सम्राटों का समय देखा था। और तीन मुगल सम्राट कौन कौन से? तो पहले है जहांगीर, दूसरा शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा जो है रहने का अवसर किसको प्राप्त हुआ था? तो मिर्जा राजा जय सिंह को। 1623 में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया। 1623 में मिर्जा राजा जय सिंह को मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया, जहां इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। और फिर 1629 में इसे उत्तर पश्चिम सीमांत में उजबेगों के विरोध को दबाया। किसके? उजबेगों का जो विद्रोह था, उस उजबेगों के विद्रोह को दबाने का कार्य किसने किया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने। कब? 1629 ईस्वी में। 1630 ईस्वी में जय सिंह ने खान ए जहां लोदी, क्या? खान ए जहां लोदी के विद्रोह को दबाया। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने 1630 ईस्वी में खान ए जहां लोदी, क्या? खान ए जहां लोदी का जो विद्रोह है उसको दबाने का कार्य किया। तो उजबेगों के विद्रोह को किसने दबाया? मिर्जा राजा जय सिंह ने। खान ए जहां लोदी के विद्रोह को किसने दबाया? मिर्जा राजा जय सिंह ने। मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में कौन युद्ध लड़ने गया? तो मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, 1636 ईस्वी में शाहजहां के समय मिर्जापुर और गोलकुंडा अभियान पर जो है दक्षिण भारत भी गया। कौन? मिर्जा राजा जय सिंह। 1637 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर के सूजा के साथ कंधार भेजा गया। तो 1637 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर के, कहा किसकी पदवी देकर के? मिर्जा राजा की पदवी दी गई। तो ये जो इसका नाम मिलता है मिर्जा राजा जय सिंह, वो नाम नहीं था, नाम था जय सिंह। लेकिन बाद में 1637 ईस्वी में जो जय सिंह है उसको मिर्जा राजा की पदवी दी गई और सूजा के साथ में कहा भेजा गया? कंधार भेजा जाता है। ठीक है, उत्तराधिकार युद्ध के समय इसे सूजा के विरुद्ध भेजा गया, जहां बहादुरपुर के युद्ध जो कि 1658 में लड़ा गया था। तो बहादुरपुर के युद्ध में इसने सूजा को पराजित किया। किसने पराजित किया? मिर्जा राजा जय सिंह ने। उत्तराधिकार युद्ध के अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष लिया और जय सिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर के औरंगजेब ने जो है फिर इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा। ठीक है, अब देखो जब भाई शाहजहां के जो पुत्र थे उनके बीच में जब युद्ध होने लगा उत्तराधिकार को लेकर के, औरंगजेब का सपोर्ट किसने किया? तो मिर्जा राजा जय सिंह ने। और उसके इसी सैनिक योग्यता और कूटनीति और युद्ध लड़ने की जो इसकी जो स्टाइल थी, जो इसकी एक कह सकते हैं कि कैपेसिटी थी, इसकी योग्यता थी, इसको देख करके औरंगजेब ने फिर इसे कहां भेजा था? दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा।
दक्षिण में जय सिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर को जीतने में सफल रहा। जय सिंह ने फिर शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय यह कहा था कि हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। किसके केंद्र की तरह? व्रत के केंद्र की तरह जो है भाई शिवा यानी कि शिवाजी को जो है अपन घेर लेंगे। ये किसने कहा था? ये मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा था जब वो मराठाओं के विद्रोह को दबाने के लिए जा रहे थे, मराठाओं को जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए जा रहे थे, ये बात कही गई थी। और जय सिंह की कुशलता का इससे बड़ा प्रमाण तो क्या ही हो सकता है कि महान मराठा शासक शिवाजी को जो है वह रोकने में सफल रहा। तो मराठा शासक शिवाजी को रोकने में सफल कौन रहा था? मिर्जा राजा जय सिंह, जिसने अफजल कैसे अफजल खां जैसे सेना नायक को पराजित किया था। तो शिवाजी ने अफजल खां जैसे सेना नायक को पराजित किया, लेकिन शिवाजी को रोकने में कौन कामयाब रहा? तो मिर्जा राजा जय सिंह। अंत में शिवाजी और जय सिंह के मध्य में एक संधि होती है और उस संधि को कहा जाता है पुरंदर की संधि। कौन सी संधि कहा जाता है? पुरंदर की संधि कहा जाता है, जो कि 1665 में होती है। तो ये ध्यान रखें कि शिवाजी और जय सिंह के मध्य संधि होती है और उस संधि को कहा जाता है पुरंदर की संधि, जो 1665 ईस्वी में हुई। पुरंदर की संधि जय सिंह की दूरदर्शिता एवं शक्ति की पराकाष्ठा थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था, विद्वानों का सम्मान करने वाला था। प्रसिद्ध कवि हुए हैं कवि बिहारी, और कवि बिहारी का आश्रयदाता कौन था? तो मिर्जा राजा जय सिंह ही था। ठीक है, बिहारी ने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की भी रचना की। और बिहारी सतसई जो है किसके समय ग्रंथ लिखा गया? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिएगा कि बिहारी सतसई जो है नामक ग्रंथ की रचना किसके समय पर हुई थी? मिर्जा राजा जय सिंह के समय पर हुई थी। किसके समय पर? मिर्जा राजा जय सिंह के समय पर। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में सवाई जय सिंह जो है शासक बनते हैं। यहां पर भी बता दूं, सवाई जो है वो एक उपाधि है। उपाधि बोले तो एक अभी आपको पता चलेगा कि ये सवाई का मतलब होता है ना, कहते हैं ना अपने मारवाड़ी में क्या कहते हैं, क्या होता है? डोड होशियार है, मतलब जो थोड़ा सा मतलब एक जैसे सीधे एक तो लोग होते हैं, एक उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, डेढ़ साढ़े टाइप का है ना, वैसे ही अपने कहते हैं कि भाई वो तो हवा है, मतलब सवाइयो है। ऐसे बोलते हैं ना कि इसने इतना किया तो कि इससे भी बढ़कर सवाइयो, इससे भी सवाइयो है वो तो बढ़ करके। तो ये जो जय सिंह जी थे वो जय सिंह से भी बढ़कर थे, इसलिए मुगल बादशाह ने इनको जो है सवाई यानी बढ़कर, तो इनको कहा सवाई जय सिंह। और उसके बाद से हर जो है शासक ने अपने आगे सवाई वर्ड को लगाया है। ठीक है, तो देखेंगे सवाई जय सिंह के बारे में, जो 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक जो है शासक रहते हैं। 3 दिसंबर 1688 को, कब? 3 दिसंबर 1688 को जन्मे जय सिंह ने जय सिंह प्रथम की तुलना, जो जय सिंह प्रथम थे उसकी तुलना में वीरता और जो वाक पटुता थी, यानी बोलने का जो स्टाइल था, कम्युनिकेशन स्किल जो था, वाक पटुता जो थी, वो अधिक मात्रा में पा करके औरंगजेब ने इसका नाम सवाई जय सिंह रख दिया। क्या रख दिया? सवाई जय सिंह रख दिया, क्योंकि वह जय सिंह प्रथम से बढ़कर यानी सवाया था। क्या था? सवाया था, उससे बढ़कर था, सवाया था, उससे बढ़कर के था, इसलिए इनको एक जो है आगे बढ़ लगा दिया नाम के सवाई जय सिंह, यानी जय सिंह से भी बढ़कर सवाई जय सिंह। ठीक है, और इसी प्रकार इनका नाम फिर पड़ गया सवाई जय सिंह। इसी समय जयपुर के सभी राजा फिर जो है क्या करने लगे? अपने नाम के आगे जो है सवाई शब्द का प्रयोग करने लगे, यानी सवाई पद लगाने लगे। 1700 ईस्वी में सवाई जय सिंह जो है वो आमेर का शासक बनता है, यानी राज्यपाल संभालता है। और 1707 ईस्वी में, यानी शासक बनने के 7 साल के बाद में औरंगजेब की मृत्यु हुए। तो मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकारी युद्ध में जो जय सिंह है वो किसका पक्ष लेता है? आजम का पक्ष लेता है। किसका पक्ष लेता है? आजम का। मगर जो आजम है, मगर जाजऊ के क्या, तो देखो आजम का पक्ष लिया है, लेकिन क्या होता है कि जो जाजऊ है
उस जाजऊ के युद्ध में मुअज्जम विजयी रहा था। कौन? मुअज्जम जो है वो विजयी रहा, और जो मुअज्जम है वही मुअज्जम आगे जाकर के बहादुर शाह कहलाता है। तो देखो यहां क्या हो रहा है, सवाई जय सिंह पहले सपोर्ट किसको कर रहे हैं? आजम को। अब आजम को सपोर्ट किया है, लेकिन आजम तो हार गया, जीत कौन गया? मुअज्जम जीत गया, और मुअज्जम कौन है? बहादुर शाह। तो अब बहादुर शाह को बताइए क्या जो सवाई जय सिंह है उस पर गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? ऑब्वियस सी बात है कि भाई इसने मेरा सपोर्ट ही नहीं किया था, इसने तो मुझे हराने का कार्य कर रहा था, ये तो आजम के साथ था। तो अब उनको गुस्सा आ रहा है। अब उनको गुस्सा आ रहा है तो देखिएगा कौन शासक बनेगा। अब यहां पर शासक चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही मुअज्जम जो कि बहादुर शाह जो है जीतता है, तो फिर बहादुर शाह आमिर पहुंच करके क्या करते हैं? आमिर आ गए। अब कौन आ गया? बहादुर शाह जैसे ही जीत गए फिर वो आ जाते हैं आमिर, और आमिर आकर के सवाई जय सिंह को पद से हटाते हैं और विजय सिंह को जो है शासक बना देते हैं। किसको? विजय सिंह को। और भाई विजय सिंह को शासक बनाया तो नाम अब क्या होगा बताओ? है भाई, शासक उनको बनाया है तो शासक बनाया, साथ ही साथ उसने क्या करा? नाम भी चेंज किया। जैसे कि आपने देखा था जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया था, है ना, सिवाना के दुर्ग का खैराबाद कर दिया था। ऐसे यहां पर जो है आमिर का नाम क्या कर दिया था? बहादुर शाह ने मोमिनाबाद कर दिया था। क्या नाम कर दिया था? मोमिनाबाद नाम कर दिया था। तो अब बताइए कि जो सवाई जय सिंह है वो आमिर के शासक रहेंगे या नहीं? अभी तो नहीं है, लेकिन अब युद्ध होगा किसके बीच? सवाई जय सिंह और विजय सिंह के बीच, और वापस जय सिंह जीतेंगे, और जय सिंह जैसे जीतेंगे फिर बहादुर शाह उनको वापस स्वीकार करेगा। तो देखिए मेवाड़ की सहायता से, फिर किसकी सहायता से? मेवाड़ की सहायता से जय सिंह ने आमेर पुनः प्राप्त कर लिया, और मुगल सम्राट ने भी, मुगल सम्राट कौन? वही बहादुर शाह। बहादुर शाह ने फिर जो है इस बार आमेर का शासक किसको स्वीकार कर लिया? तो जय सिंह को कर लिया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बहादुर शाह को लगा कि भाई मैंने इसको शासक बनाया विजय सिंह को, लेकिन विजय सिंह तो वापस हार गया, तो अब तो रहने ही दो भाई, अब अपने शायद सवाई जय सिंह ही स्वतः शासक। ठीक है, उसने गलती कर दी उस टाइम अपने विरुद्ध होकर, लेकिन अब तो अपनी अधीनता स्वीकार कर ही रहा है। इसलिए फिर फर्रुखशियर ने 1713 ईस्वी में जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। किसने? फर्रुखशियर ने 1713 ईस्वी में मालवा का सूबेदार नियुक्त किया जय सिंह को, और जय सिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 हुडा सम्मेलन, डेट याद रखना, 17 जुलाई 1734 पूछा जाता है। 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734, ठीक है, याद रखिएगा। तो 17 एकम देखो भाई, 17 जुलाई 1734, 17 दूनी 34, तो ये इसमें 17 और 34 के अलावा कोई आंकड़ा आएगा ही नहीं। ठीक है, तो 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुरडा में सम्मेलन बुलाया गया। कहां पर? हुरडा में सम्मेलन बुलाया गया, ताकि संगठित होकर के मराठों का मुकाबला किया जा सके। लेकिन इस हुरडा सम्मेलन के बारे में तो अपन पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर आपसी जो है अविश्वास होने के कारण यह सम्मेलन कोई फाइनल रिजल्ट पर नहीं पहुंचा, और ना ही जो है इससे फिर कोई कार्य रूप मिल सका था। फिर क्या हुआ कि सवाई जय सिंह ने जो है 1729 ईस्वी में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया। क्या किया? हस्तक्षेप किया। किसने? सवाई जय सिंह ने। कब? 1729 में। ठीक है, और जब इन्होंने हस्तक्षेप किया तो मराठों को राजस्थान की जो आंतरिक हस्तक्षेप करने का मौका मिला, और अपन पढ़ चुके हैं कि मराठा जो है राजस्थान में किस प्रकार से एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें देखो आपके काम आएगी। जो चीज अपन पढ़ चुके हैं वो पीछे आप जाकर के वापस देख सकते हैं, वीडियोस अवेलेबल है, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। तो मराठाओं का जो है आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया, और जय सिंह ने मराठों एवं मुगल सम्राट में समझौता कराने के लिए मध्यस्थता की। किसने मध्यस्थता की थी? तो जय सिंह ने जो है मराठों और मुगल सम्राट, किसके किसके बीच? मराठा और मुगल सम्राट के बीच में समझौता करवाने में मध्यस्थता की। 1743 ईस्वी में जय सिंह की मृत्यु हो गई। ठीक है, और मृत्यु होने के बाद इसने ही 7 मुगल शासकों का शासन देखा था। तो ये ध्यान रखें कि जो सवाई जय सिंह है वही सवाई जय सिंह जो है 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखता है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता
है। ठीक है, चलिए तो सवाई जय सिंह जो है इस प्रकार से यहां पर समाप्त होते हैं। 1743 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इन्होंने 7 काल देखे थे। कितने? 7। बहुत बड़ी बात होती है, 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था। किसने 3 का देखा, किसने 2 का देखा, ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, अब आगे के राजाओं के बारे में अपन अगली क्लास के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।